नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हमारा जो पाठ चलने वाला है वो व्याघ्र की कथा है। आपको मालूम है, देखिए व्याघ्र पथिक कथा जो हमारा पाठ है उसी का हम क्या करने वाले हैं, लिखित और मौखिक अभ्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 के माध्यम से हम लोगों ने पूरे पाठ को एक्सप्लेन किया। इसके बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को किया। अब आपकी बारी है प्रश्नों को हल करने की, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा और आपको अच्छे से देखना है। ध्यान रखिएगा और आप अपनी पुस्तक, अपनी एक्सरसाइज, अपना अभ्यास कार्य खोल करके रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। कौन सी चर्चा है वो ये चर्चा है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार। यहां पर क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की सभी कक्षाओं के संपूर्ण विषय के संपूर्ण और ऐसे विधिवत तरीके से शिक्षकों के द्वारा बनाए जाने वाले नोट्स यहां पर तैयार किए गए हैं। तो परीक्षा के लिए ये सुनहरा अवसर है अच्छे अंक लाने का। तो यहां जाना कैसे है, ये मिलेंगे कैसे, उसके लिए आप नीचे वीडियो पर देखेंगे तो लिंक के माध्यम से ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें विलंब नहीं करना है। ध्यान रखें, आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड व्याघ्र पथिक कथा एकादशा पाठा अभ्यासा मौखिका। यहां देख पा रहे होंगे, यहां एक चित्र बना हुआ है, एक ये राहगीर है और ये हमारा व्याघ्र है। देखें, अब इस व्याघ्र की कथा में क्या है आप ध्यान से देखिएगा। वैसे तो आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है और पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद ये तो आपको मालूम हो गया होगा कि यहां पर लालच और लोभ का प्रकरण चल रहा है। लेकिन वो लालच और लोभ कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितना काम करती है, आपकी बुद्धिमत्ता से आप कितना काम बाहर ले सकते हैं। परीक्षा के माध्यम से आपको देखना है और व्यवहारिक जीवन के माध्यम से, क्योंकि जीवन बहुत हमारा संघर्षमय है। हमें पग पग पर आपको क्या है, लालच दिए जाएंगे और लालच के साथ साथ आपको लोभ भी दिए जाएंगे। लालच और लोभ थोड़ा सा अंतर है। लालच बहुत बड़ा होता है, लोभ दिखाया जाता है और लालच दिया जाता है। तो ध्यान रखना है। अब उन लालच लोभ में हमें कैसे दूर होना है, उनसे कैसे बचना है, ये हमें क्या सिखाता है, ये पाठ सिखाता है। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने के बाद पूरी कहानी आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी, लेकिन उसके हम यहां पर अभ्यास कार्य करेंगे मौखिक रूप में। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 1 में अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत। क्या लिखा हुआ है यहां? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत। अर्थात अधा प्लस लिखिता नाम ये लिखा हुआ है। अधः प्लस लिखिता नाम, तो विसर्ग के स्थान पर यहां ओ कर दिया गया है और बन जाएगा अधो। क्या बन जाएगा? अधो लिखिता नाम, अधो लिखिता नाम। समझ में आ गया? तो यहां विसर्ग संधि है। ऐसे पद कभी आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहां विसर्ग संधि है। अधो लिखिता नाम, और अगर पूरी पंक्ति में देखा जाए तो कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है अधो लिखिता नाम। ठीक है ना। प्रश्नानाम उत्तरम वदत, प्रश्नानाम उत्तरम वदत। ठीक है ना। तो प्रश्नानाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, उत्तरम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और वदत जो लगा हुआ है लोट लकार लगा हुआ है। कहां का रूप लगा है? लोट लकार। और लोट लकार कहां का रूप लगा हुआ है? मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत, नीचे लिखे हुए, अधा मतलब नीचे, नीचे लिखता नाम माने लिखे, प्रश्नानाम माने प्रश्नों को, प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तरम माने उत्तर को, वदत माने बोलो। केवल और केवल बोलना है। बोलने के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये मध्यम पुरुष का जो रूप लगा हुआ है ये यहां पर बनेगा आपका मध्यम पुरुष में वद, वदतम, वद, वदतम, वदत। ये रूप आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है।
बदत, ठीक है। और यहां प्रथम पुरुष में बनेगा आपका बदत, बदताम, बदन, बदताम, बदन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देखें कि ये जो बदत बना है यहां पर और यहां पर, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें हलंत है और इसमें हलंत नहीं है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि कौन सी विभक्ति, वो कौन से पुरुष का रूप है। तो ये हमारा प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है, और ये हमारा मध्यम पुरुष का है और ये बहुवचन का है, ठीक है ना। तो इतना अंतर आपको यहां ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, पहले ही प्रश्न से हम बात करेंगे। पहले प्रश्न में दिया हुआ है कह स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कह स्नातः, कौन स्नातः माने स्नान करके, कौन स्नान करके, कुशहस्तः मतलब कुशा को हाथ में लिए हुए, सरस तीरे माने तालाब के किनारे, ब्रूते माने बोलता है। कौन बैठा हुआ है, कौन बोल रहा है? ये तालाब के किनारे की बात चल रही है। अब यहां पर देखें, ये तो साधारण अर्थ हो गया है, लेकिन कहा जो रूप लगा हुआ है वो कहां का लगा है? प्रथमा विभक्ति। कहां का लगा है? प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है और एक वचन का रूप लगा है। कहां का लगा है? एक वचन का। यहां बनेगा आपका कहा, फिर द्वितीय में बनेगा कम, कह कम केन, कस्मई, कस्मात, कश्यो, कस्मिन दिया हुआ है, ठीक है ना। कह कम केन कस्मई कस्मात कश्यो कस्मिन। तो ये किम के रूप है, किम सर्वनाम जिससे हमारा प्रश्न निर्माण होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। अब यहां पर देखेंगे आप कि कह लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का, स्नाता माने स्नान करके, और इसमें भी आप प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही देखें। और कुश हस्ता, कुश हस्ता माने हाथ में, हाथ, और कुश माने कुशा, हाथ में कुशा को लिए हुए कुश हस्त, ठीक है ना। हाथ में कुश हस्त को लिए हुए, कुश हस्त का मतलब कंगन को, कंगन को हाथ में लिए हुए, सरस तीरे माने तालाब में, तालाब में, तालाब के किनारे। और क्या करा? ब्रूते माने बोला। अब यहां पर देखें, सरस तीरे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सरह तीरह, ठीक, तीरे किनारे पर, तालाब के किनारे पर क्या कर रहा है? बैठा हुआ बोला। कौन बोला? व्याघ्र। कौन बोला? व्याघ्र। अब व्याघ्र जब बोलता है तो देखें जरा, कह के स्थान पर जोड़ दिया जाएगा। ये कहां पर जोड़ा जाएगा? जहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है वहां पर व्याघ्र को जोड़ दिया जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा खा नंबर का आंसर। खा नंबर का आंसर दिया है और इसमें बताया गया है कि भाग्ये नैतत् शम भवति इति केन आलोचितम। भाग्ये नैतत्, भाग्ये नैतत्, भाग्येन एतत् शम भवति इति केन आलोचितम। भाग्य में जितना होता है इस प्रकार का कौन सोचता है, ठीक है ना। तो भाग्येन एतत्, यहां वृद्धि संधि हो गई है। क्या हो गई है? भाग्येन प्लस एतत्, भाग्येन प्लस एतत् शम भवति, एतत् शम भवति लिखा हुआ है कि नहीं? अब यहां देखें, इसका आ ले लीजिए और इसका ए ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे, आ के बाद क्या बनेगा? आई बनेगा। आ के बाद आई बनेगा, और आई की दो मात्राएं लगेंगी तो हमारा शब्द बनेगा क्या? भाग्य ए नई तत्, भाग्य नई तत् शम भवति, सम भवति दिया हुआ है। भाग्य नई तत् शम भवति हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि वृद्धि संधि हो गई, लेकिन भाग्येन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, और शम भवति में सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से तिप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, शम भवति, ठीक है ना। तो बोले संभव होता है, जो भाग्य में होता है बोले वही संभव होता है, और ऐसा नहीं है कि जो भाग्य में नहीं है वो मिल जाए। तो कौन ऐसा कह रहा है? कौन आलोचितम? पांथिन माने मार्ग के द्वारा, राहगीर के द्वारा, ठीक। तो केन की जगह केन हट जाएगा, केन
पांथेन। और जो केन रूप लगा हुआ है, मैंने अभी इसका बताया था कि ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, तो ये तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कह, कम, केन, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है केन। आलोचितम, आ उपसर्ग है और लुक धातु से आलोचितम बनता है। पांथेन में तृतीय विभक्ति, पांथेन का मतलब राहगीर, राहगीर की बात चल रही है। गा नंबर का हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा वृद्ध व्याघ्रा किम दातुम इच्छति इसमें। बूढ़ा व्याघ्र, बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा रखता था, क्या देने की इच्छा रखता था, क्या देने के लिए इच्छित था, बताइए जल्दी से। बूढ़ा व्याघ्र, बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा रख रहा था, क्या देने के लिए इच्छित था, मतलब उसने, देखिए यहां पर वृद्ध व्याघ्र लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। क्या लिखा है, प्रथमा विभक्ति, व्याघ्र के रूप चलेंगे राम के समान। आप देखें ये लिखा हुआ है रामः, रामम, रामा, रामम, रामेण, रामेण, रामाय, रामातो, रामस्य, रामे, पूरे रूप चलेंगे। फिर यहां आप व्याघ्र की चलाएंगे, व्याघ्रः, व्याघ्रम, व्याघ्र, व्याघ्रम, व्याघ्रेण, ऐसे रूप चल जाएंगे। व्याघ्राय, व्याघ्रात, व्याघ्रस्य, व्याघ्रे। तो यहां देख रहे होंगे व्याघ्रा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है और वृद्ध शब्द आगे जोड़ दिया गया है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन यहां हो जाएगा। और किम मतलब क्या, मतलब वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ क्या देने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तो के लिए का अर्थ निकलेगा दातुम इच्छति, क्या देने के लिए, इच्छति माने इच्छा और रखता था, इसमें मतलब था। दातुम में दा धातु तुमुन प्रत्यय से हमारा दातुम बनेगा, दा धातु और तुमुन प्रत्यय क्या बनेगा, तुमुन प्रत्यय से यहां दातुम बन जाएगा, सीधे सीधे ऊ और ना की संज्ञा हो जाएगी और दातुम बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इच्छति, इच्छति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। यहां पर देख लें, इच्छति, इच्छतः, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति दिया हुआ है, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, इच्छति। ठीक है ना, इच्छति इसमें था, तो ये भी हमारा लंग लकार का रूप बना हुआ है, ध्यान रखें। लंग मतलब भूतकाल में हमारा वाक्य जाएगा। और यहां पर क्या देने की इच्छा रख रहा था, सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन, ध्यान रखें, सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन देने की इच्छा रख रहा था। राहगीरों को बुला रहा था कि कोई तो झांसे में आए, कोई तो आ जाए झांसे में। तो यहां पर बेवकूफ बना रहा है कौन, व्याघ्र। यहां पर देखें, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्, जब जैसे ही वह राहगीर, जैसे ही वह राहगीर कहां पहुंचता है, जैसे ही वह राहगीर व्याघ्र के पास पहुंचता है, किसके पास, व्याघ्र के पास, व्याघ्र के पास पहुंचता है, जैसे ही वह राहगीर व्याघ्र के पास पहुंचता है, ये तो देखिए बनता नहीं है मुझसे, मैंने तो बना दिया है, ठीक है ना। व्याघ्र के पास पहुंचता है, ऐसा थोड़ी होता है, व्याघ्र चूहे जैसा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं। जैसे ही ये व्यक्ति व्याघ्र के पास पहुंचता है और वो कहता है पहले स्नान कर लो भाई, तो वहां देखें पथिका, पथिका माने राहगीर, पथिका मतलब राहगीर, चलने वाला, मार्ग में चलने वाला, कुत्र माने कहां और निमग्ना माने डूबता है, अभवत माने डूब जाता, अभवत डूबता था, कहां पर डूब जाता है। ठीक है, तो अभवत जो रूप लगा हुआ है ये लंग लकार का लगा हुआ है, किसका, लंग लकार, लंग लकार भूतकाल कहलाता है। और ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, अभवताम, वो सॉरी अभवत,
अभवताम, अभवताम, ठीक है, अभवताम, अभवन, यहां अभवत, अभव, यहां बनेगा अभवताम, अभवताम की जगह तम हो जाएगा अभवन, अभवत, ठीक। तो यहां का रूप बना हुआ है प्रथम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें कुत्र माने कहां, तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। कहां पर डूबता है? कीचड़ में डूब जाता है, दलदल में। तो दलदल को हम संस्कृत में कहेंगे महापंक, कीचड़। तो यहां पर आपका आ जाएगा महापंकी, महापंकी। सप्तमी विभक्ति कुत्र स्थानवाची बात शब्द आता है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पथिका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, जैसे रामः, कुत्र हमारा लगा हुआ है स्थानवाची, तो कहां के लिए बात कर रहा है? निमग्ना में प्रथमा का एक वचन नि उपसर्ग पूर्वक मग्न धातु से मग्ना बनेगा निमग्ना, अभवत भू धातु से बनेगा, ठीक। आगे चलेंगे। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है, इसका आंसर देख ले, महापंके मतलब कीचड़ में। जैसे ही वह राहगीर उसके पास पहुंचता है तो वह कीचड़ में क्या हो जाता है? डूब जाता है, फंस जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है और यहां लिखा है पथिका केन व्यापादिता खादितश्च। मार्ग, जो मार्ग में चलने वाला राहगीर है वो किसके द्वारा मारा जाता है और खा लिया जाता है? व्यापादिता मतलब मारा जाता है और खादितश्च माने खा लिया जाता था, और किसके द्वारा खा लिया जाता है? मार्ग किसके द्वारा, राहगीर किसके द्वारा मारा जाता है और खा लिया जाता है? किसके द्वारा बताया जरा? व्याघ्र, हाँ व्याघ्र का होगा, लेकिन व्याघ्र की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? व्याघ्रेण, क्योंकि तृतीय विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? तृतीय विभक्ति। एक बात ध्यान रखना कि परीक्षा में हमें जब भी आंसर देना है कि जैसे लिखा हुआ है कहा, तो आपको लिखना है व्याघ्रा। क्या लिखना है? व्याघ्रा। विसर्ग लगा है तो विसर्ग होगा। अगर यहां पर लिखा है कम तो आपको लिखना है व्याघ्रम, आपको लिखना है व्याघ्रम। और अगर लिखा हुआ है केन तो आपको करना है व्याघ्रेण, व्याघ्रेण। ऐसे आपको आंसर देना है। एक बात ध्यान रख लेना, देखो यहां पर देखें केन लगा है तो व्याघ्रेण हो गया है। जिस विभक्ति का हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा उसी विभक्ति के आधार पर हमें आंसर देना होगा। और मैं आपको ये छोटी छोटी बारीकियां क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और ये गलतियां हमसे निश्चित होती हैं। मुझे मालूम है कि राहगीर जब चलता है तो कौन खा लेता है? बाघ। लेकिन हम बाघ को संस्कृत में व्याघ्रा भी कहेंगे, व्याघ्रम भी कहेंगे, व्याघ्रण भी कहेंगे, व्याघ्राय भी कहेंगे, व्याघ्रात भी कहेंगे। अर्थ पर डिपेंड करता है कि कौन सी विभक्ति लगेगी। उसी प्रकार से इसलिए शॉर्टकट तरीका अपना है, जो प्रश्न में लगा होगा वही हमें विभक्ति लगा देनी होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है। प्रश्न क्रमांक दूसरे को हम करेंगे और दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है, लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य और उत्तरम वदत। उदाहरण का अनुसरण करके, अनुसृत, अनु उपसर्ग पूर्वक सृत, सृज धातु से अनुसृत बनता है ल्यप प्रत्यय के योग से। अनुसृत्य उत्तरम माने उत्तर को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, वदत लोट लकार आज्ञार्थक लगा हुआ है, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। उसने कहा उदाहरण का अनुसरण करो और उत्तर को बोलो। अब यहां पर देखें उदाहरणम अनुसृत, उदाहरण का अनुसरण करो। इसना धातु से कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो स्नात्वा बना हुआ है। देखें इन्होंने कैसे बना दिया है, स्ना धातु लगा हुआ है। क्या लगा है? स्ना, स्ना धातु है और कित्वा प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय में का की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिते सूत्र से और तस्लोपा आएगा, लोप कर देगा तो केवल हमारे पास त्वा शेष बचेगा। त्वा रहेगा और यहां रहेगा स्ना। स्ना दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा हमारा क्या? स्नात्वा। बनेगा कि नहीं बनेगा? स्नात्वा। तो इसी प्रकार से आपको अब आगे देखना है, आगे हमारे कौन कौन से शब्द बनेंगे। देखें इन्होंने शब्द तो बना करके दे दिए लेकिन इनका विच्छेद नहीं किया। इसमें कौन सी हमारी धातु लगेगी, कौन सा प्रत्यय लगेगा। जैसे इसमें स्नात्वा में ये लगा हुआ है, वैसे ही यहां पठित्वा और खादित्वा, गत्वा, दृष्टवा, हसित्वा ये शब्द दिए हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया।
ऐसी हमारी एक्सरसाइज है। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए पठित्वा में पठ धातु लगाओगे और कित्वा प्रत्यय लगाओगे तो पठत्वा बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ का की संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा से लोप हो जाएगा और पठ प्लस त्वा बच जाएगा। अब इसको आप जोड़ोगे तो पठत्वा बनेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ इट का आगम कर देना। पठ प्लस इट, पठ प्लस इट और त्वा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें टा की संज्ञा और लोप हो जाएगा, ई यहाँ पर बचेगा तो पठ प्लस ई प्लस त्वा हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा हमारा क्या, पठित्वा। पठित्वा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर आपकी कौन सी धातु हो जाएगी, पठ प्लस कत्वा। पठ प्लस कित्वा हमारा क्या हो जाएगा, कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, पठ धातु हो जाएगी और जिससे हमारा शब्द बनेगा कौन सा, पठित्वा। वैसे ही दिया हुआ है हमारा खादित्वा। तो खादित्वा में क्या करना है आपको, खादित्वा में आपको ध्यान रखना है, खादित्वा में यहां पर कित्वा प्रत्यय ज्यों का रहेगा और यहां खद धातु रहेगी। क्या रहेगा, खद धातु। देखो ये आ गई, वो सॉरी खाद धातु, खाद धातु और कित्वा प्रत्यय। ठीक, तो खाद धातु और कित्वा प्रत्यय से अब यहां पर फिर पुनः आपको वही प्रोसेस करना है। खाद प्लस यहां का की संज्ञा तस्लोपा से लोप तो त्वा बचेगा, त्वा बच जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, खाद प्लस ई टक सीधे इट करो और त्वा। अब यहां टा की संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा और खाद और प्लस ई प्लस त्वा दिया हुआ है। इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका, खादित्वा। क्या बनेगा, खादित्वा। जैसा आपका यहां बना हुआ है खादित्वा, वैसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन में आप देखते जाइएगा। आपका रहेगा अगला गत्वा, गम धन कित्वा। क्या दिया हुआ है, गम धन कित्वा। तो यहां पर भी आपको गम में देखें, गम प्लस कित्वा। का की संज्ञा होगी, किससे होती है, लसक्वत, लसक्वत तद्धिते। यहां पर इससे इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः सूत्र आएगा तो इसका लोप कर देगा, तस्य लोपः लोप कर देगा। और लोप करेगा तो आपके पास केवल और केवल त्वा बचेगा। क्या बचेगा, त्वा, त्वा बचेगा। तो इसको जोड़ोगे तो मां का लोप हो जाएगा, गा और त्वा जुड़ेगा तो सीधे सीधे आपका रूप बन जाएगा गत्वा। क्या बनेगा, गत्वा, अर्थात जाकर। ठीक है ना। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा दृष्टवा, तो इसमें भी दृश्य धातु रहेगी। ठीक है ना, और कित्वा प्रत्यय रहेगा। दृश्य धातु और हमारा क्या रहेगा, कित्वा प्रत्यय रहेगा। देखिएगा, दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय। ठीक है, दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय। यहां पर थोड़ा सा मुद्रण दोष हुआ है तो आप इसको द्रि कर लेंगे। देश ये थोड़ा सा मात्रा इसकी हटी है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसी मुद्रण दोष हो जाता है तो अन्यथा में नहीं लेना है, यहां दृश्य धातु हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है चेक करते समय मैंने भी मुद्रण दोष कर दिया हो, मैंने ना ध्यान दिया हो, लेकिन यहां दृश्य धातु रहेगी, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आप उसमें क्या लिखेंगे, दृश्य लिखेंगे, और दृश्य लिखेंगे तो आपका कित्वा प्रत्यय रहेगा। दृश्य धातु से दृष्टवा बनेगा तो यहां इष्टुत संधि लगेगी। कौन सी, इष्टुत, वो सॉरी इष्टुत, इष्टुत संधि रहेगी। इष्टुत संधि हो गई। अब यहां इष्टुत संधि में आप देखेंगे तो दृश्य की जगह, इस सा की जगह क्या हो जाएगा, मूर्धाष्यकार हो जाएगा। षटकोण वाला शा, सीटी वाली शा की जगह, तलब्धी शा की जगह मूर्धन्य श। ठीक, शा हो जाएगा। और कित्वा प्रत्यय में का की संज्ञा तस्लोपा से लोप तो त्वा बचेगा आपके पास। ठीक, अब यहां समझ गए, इष्टुत संधि में ता के स्थान पर टा हो जाएगा, ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा वर्ग। तो यहां आधा ता है तो आधा टा हो जाएगा। कैसे, ये दृश्य रहेगा, दृश्य, और यहां पर टा और वा बन जाएगा। ता के स्थान पर क्या हो गया। अब इसको जोड़ेंगे जब तो ये बनेगा हमारा क्या, दृष्टवा। क्या बनेगा, दृष्टवा।
अब यहां पर देखें वह आपका नीचे लग गया है, टा आपका आधा था, तो यहां पर बन जाएगा दृष्टवा। ठीक, समझ में आया ना? दृष्टवा मैंने देख करके आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा रहेगा अगला दिया हुआ है हसित्वा। तो सेम बिल्कुल जैसे अभी हम दो करके आए हैं, बिल्कुल इसको भी हम वैसे करेंगे, हस धातु और कित्वा प्रत्यय। ठीक, तो हस धातु आपकी रहेगी हस, हस धातु और कित्वा प्रत्यय के योग से हमारा बनेगा हसित्वा। कैसे? इसमें देखें, हस हस प्लस कित्वा में का की संज्ञा और आपका त्वा शेष रहेगा, इट का आगम हो जाएगा इसमें इटा वितौ से। अब यहां पर इट हो जाएगा और त्वा हो जाएगा, टा की संज्ञा तस्लोपा से लोप, टा की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी और प्लस ई बचेगा आपके पास, ई बचेगा तो त्वा आप इसमें जोड़ोगे। प्रत्यय आपका कित्वा है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हा सी त्वा। अच्छा बताएं क्या बना है आपका? यहाँ हसित्वा बना हुआ है, बना है कि नहीं? अब यहाँ हसित्वा बन गया है, यहाँ खादित्वा, यहाँ पठित्वा, यहाँ गत्वा, यहाँ दृष्टवा, और यहाँ आपका एक उदाहरण बना हुआ है स्नात्वा। क्या दिक्कत है? सास जितने भी हमारे सारे के सारे जितने भी शब्द बने हुए हैं सब में कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ये उनकी धातु है पठ, खाद, गम, दृश्य, हस। ठीक है, ये आपकी धातुएं रहेंगी। आगे चलेंगे, उसी प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा होगा। कौन सा होगा? प्रश्न क्रमांक तीसरे में देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा दिया हुआ है, यहां देखें, उदाहरणम अनुसृत्य पंच पदानि वदत। उदाहरणम अनुसृत्य और पंच पदानि क्या करना है? वदत, बोलना है। तो उदाहरणम अलग हो जाएगा, अनुसृत्य अनु उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु, पंच मतलब पांच, पदानि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कौन सा रूप लगा हुआ है? बहुवचन प्रथमा का। कैसे? पदम पदे पदानी, पदम पदे पदानी। वदत जो रूप लगा हुआ है ये लोट लकार का लगा है, आज्ञार्थक का, लोट लकार आज्ञार्थक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उदाहरण एक दिया हुआ है, दा धातु तब्यत प्रत्यय से बना हुआ है दातव्यम। दा धातु तब्यत प्रत्यय के योग से यहां दातव्यम बना हुआ है। तो ये इन्होंने कैसे बनाया है? देखें, ये लिखा हुआ है दा धातु और तब्यत, तब्यत प्रत्यय दिया हुआ है, तब्यत। ठीक, तो यहां ता की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, ता की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तब विशेष बचेगा। आप इसको जब मिलाएंगे तो आपका शब्द बनेगा दातव्य। क्या बनेगा? दातव्य। ये लेकिन दातव्य बनेगा, मैंने आपको यहाँ विसर्ग लगाया है, ये पुल्लिंगवाची हो गया है दातव्य, और यहां पर ये बना देंगे दातव्या, तो ये बन जाएगा हमारा स्त्रीवाची। लेकिन यही बनाएंगे हम दातव्यम। क्या बनाएंगे? दातव्यम। तो ये हमारा बहुवचन वो बन जाएगा नपुंसकवाची। यहां पर क्या दिया हुआ है? दातव्यम, नपुंसक लिंग। तब्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसी प्रकार से तीनों के हमारे जितने भी यहां दिए हुए हैं सारे के सारे रूप ऐसे ही चलेंगे तीनों लिंगों में। ठीक, चलें आगे देखेंगे। जैसे ही आप देखें इसमें, और दिया हुआ है हमारा पहला श्रुधन तब्यत प्रत्यय। श्रु देखिए धातु है आपकी, यहां पर दिए हुए हैं, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, ध्यान रखना, यहां से आप देख लेंगे। ठीक, तो श्रु धातु है, श्रु धातु में तब्यत प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पर आपको ये लिखा हुआ है श्रु प्लस तब्यत, दिया हुआ है कि नहीं? श्रु प्लस तब्यत, तब्यत में तब्य शेष बचेगा, श्रु प्लस तब्य दिया हुआ है। अब यहां पर जैसे ही तब्यत प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो आगे आने वाला जो स्वर है ये हमारा क्या कर लेगा? गुण कर लेगा। ठीक, तो गुण करेगा तो ये श्रु बन जाएगा। क्या बनेगा? श्रु। ठीक, श्रु, और तब्य जुड़ जाएगा सीधे सीधे, तो क्या बनेगा? श्रोतव्य, श्रोतव्य। अब आप इसको बनाएंगे श्रोतव्य। क्या बनाएंगे इसको? श्रोतव्य। देखिए श्रोतव्य बन गया, ये पुल्लिंगवाची हो गया। स्त्रीवाची में आप बनाएंगे इसको तो ये बनेगा आपका श्रोतव्या, बड़ा या हो जाएगा। क्या हो गया? बड़ा या। और जैसे स्त्रीवाची में बनाएंगे तो बन जाएगा श्रोतव्यम। क्या बनेगा? श्रोतव्यम। तो यहां पर दिया हुआ है श्रोतव्यम, आपका ये नपुंसकवाची बना है।
तीनों लिंगों में बनेगा, मैं बता दे रहा हूं, तीनों लिंगों में आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखें। इसमें अगला हमारा दिया हुआ है गम धातु। गम धातु में तब्यत प्रत्यय डालेंगे, लगाएंगे तो गम तब्य, तो यहां बना हुआ है गंतव्यम। तो ये कैसे बनेगा? गम धातु है और यहां पर तब्यत प्रत्यय दिया हुआ है, तब्यत। तब्यत प्रत्यय में ये तो पता चल गया है कि लास्ट में हमारा बचता क्या है? तब्य, तब्य बचा हुआ है। ठीक, लेकिन मां के बाद ता आ रहा है, तो ता वर्ग के पंचम अक्षर में हमारा ना मां परिवर्तन कर लेगा। ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग का पंचम अक्षर ना, तो मां के स्थान पर ना हो जाएगा, गण हो जाएगा, गण तब्य। और इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा गंतव्य, और विसर्ग लग जाएगा तो पुल्लिंगवाची बन जाएगा गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्यम, गंतव्यम। क्या बन जाएगा? गंतव्यम। बन गया कि नहीं बन गया? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में। इसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला हमारा जो रहेगा वो शब्द दिया हुआ है स्मृ। स्मृ धातु है, तो स्मृ धातु और तब्यत प्रत्यय से हम बनाएंगे स्मर्तव्यम। देखें जरा, स्मरण करने वाली धातु। तो यहां पर भी आपको क्या करना है? स्मृ ये दिया हुआ है और तब्यत प्रत्यय दिया हुआ है, तब्यत। ठीक, तो यहां फिर हमारा तब्य शेष रहेगा, तब्य शेष रहेगा। और स्मृ धातु में मां में से ऋषि निकल करके यहां अर कर लेगी, तो यहां स्मर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्मर। कैसे? जैसे आपने देखो यहां स्मृ, मां में से ऋषि को निकाल लिया। क्या निकाला? ऋषि को। तो यहां पर इसमें मां आ जाएगा और ऋषि के स्थान पर अर हो जाएगा गुण, और यहां तब्य आपका शेष रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो मां में आ जुड़ जाएगा, तो सीधे सीधे स्मर बन जाएगा। स्मर, रा आपका आधा रहेगा और तब्य आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है बेटा, अब इसको रा को आपको ऊपर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? स्मर्तव्य, ये बन गया, स्मर्तव्य बन गया। अब यहां विसर्ग लगाएंगे तो स्मर्तव्या और स्मर्तव्या स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग में बनेगा स्मर्तव्यम, स्मर्तव्यम। देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में ये भी बन गया है। सारी की सारी जितने भी है तब्यत प्रत्यय के योग में हमारे ऐसे ही बनेंगे। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा आगे अगला क्री। क्री धातु तब्यत प्रत्यय से हमारा क्या बन रहा है? इसमें कर्तव्यम। तो वो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। यहां पर भी सेम कंडीशन है, हमारी क्री धातु है और तब्यत प्रत्यय। क्या दिया हुआ है? जैसे स्मृ वैसे ही क्री। तो का में से आप क्या निकालोगे? ऋषि को बाहर कर लोगे, और तब्यत प्रत्यय आपका ज्यों का त्यों रहेगा। सॉरी, इसमें तब्य शेष बचेगा। री को आप क्या कर देंगे? अर करेंगे। री को आप अर करेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? कर। क्या बनेगा? कर बनेगा। तो चलिए यहां पर बन जाएगा आपका कर, और जब कर बन गया तो ये आपका तब्य ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, फिर यहां पर आपका बन जाएगा क्या? तुक का आगम। क्या बनेगा? तुक का आगम रहेगा, तो ये कर रहेगा और तुक बन जाएगा, तुक, तुकागम। और यहां पर तब्य आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, तुक में ऊ और का की संज्ञा हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि रा आपका आधा है और ता यहां पर आधा आ गया है। ठीक, और तब्य यहां पर पूरा है। अब इसको आप जब मिलाएंगे तो अब ये क्या करेंगे? ये ता आधा ऐसे आ जाएगा, ये वाला ता यहां आ जाएगा, और रा आपका ऊपर चला जाएगा, और आधा वा और या, तो कर्तव्य आपका बन गया। पुल्लिंग में आप बनाओगे तो विसर्ग लग जाएगा, और स्त्रीवाची बनाओगे तो बड़ा यान हो जाएगा कर्तव्य, और नपुंसकवाची बनाओगे तो बन जाएगा कर्तव्यम। क्या बनेगा? कर्तव्यम बन जाएगा। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक, चलें आगे देखेंगे। आगे देखें, अगला हमारा जो शब्द होगा वो दिया हुआ है हस धातु और तब्यत प्रत्यय से बनेगा हमारा हसितव्यम। यहां पर बस आपको क्या करना है? इट का आगम करना है। हस धातु है और तब्यत प्रत्यय,
यहां पर भी आपका तब्यत तब्य शेष रहेगा और हस धातु रहेगी, हस धातु। यहां इट का आगम होगा हस प्लस इट और तब्य, ठीक। फिर इट में से टा की संज्ञा हो जाएगी और यहां बन जाएगा आपका हस प्लस ई प्लस तब्य, ठीक। आप जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका हसी और तब्य आपका जुड़ जाएगा। देखिए मैं आपको यहां पर इनके सूत्र में भी आपको उलझा सकता हूं, बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन सूत्र को ना उलझा करके आप सीधे सीधे ये देखें कि शब्द कैसे बन रहा है, कैसे हम इनको कर रहे हैं, क्योंकि यहीं तक सीमित आपकी ज्यादा से ज्यादा सीमित इतना पूछेगा, इसके अलावा ज्यादा नहीं पूछेगा। हसितव्या, हसितव्या और हसितव्यम, हसितव्यम, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये देखना है अगर प्रश्न ऐसे आता है कि हस धातु से तब्यत प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनाना है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि 3 शब्द बनते हैं, हस्तव्य हस्तव्य हस्तव्यम। वहां कौन सा लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसने पूछ लिया कि इनमें, जैसे उसने पूछा श्रोतव्यम में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तो भी आपसे इनका विच्छेद करते बन जाए, इसीलिए मैं दोनों चीजें आपको बता करके चल रहा हूं, नहीं तो मैं इतने में भी शॉर्टकट में आपको निकल जाता। लेकिन ऐसी पढ़ाई किस काम की जो आधा अधूरा ज्ञान आपको समझ में आए। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, लेकिन ये आपकी नंबर आपके परफेक्ट लाने में सारी मदद करेगा। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4 को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया है, उदाहरणम अनुसृत्य, क्या दिया है, उदाहरणम अनुसृत्य और अधोलिखितेषु, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च वद। उदाहरण को अनुसरण करो, उदाहरण का अनुसरण करो, ये उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण का अनुसरण करो। अधोलिखितेषु, नीचे लिखे, लिखतेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, यहां विसर्ग संधि हो गई है, अधोलिखितेषु पदेषु, इसमें भी सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। पदों में प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रकृतिम, प्रकृतिम का मतलब धातु, इसमें कौन सी धातु है, और प्रत्ययम, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, बदत, बोले बोलो कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय है, इसको क्या करो, बोले बोलो। चलिए ठीक है, बोले बोलते हैं। कितना बोलना है, बोले देखो ये लिखा हुआ है जैसे मृ धातु है, कित प्रत्यय से बना मृता, ठीक। मैंने देखिए यहां कित प्रत्यय में ये विसर्ग मैंने स्वयं लगा दिया है और आपको जिससे सरलता हो जाए। वैसे हमारा प्रत्यय क्या होता है, कित, कित प्रत्यय होता है, विसर्ग लगा दिया है जिससे कि ये मृतः जो बनना है आपको सीधे सीधे बना सको। मृ धातु और कितः प्रत्यय है तो इसमें से सीधे सीधे का की संज्ञा हो जाएगी, ता शेष बचेगा और इसमें आपका सीधे सीधे बन जाएगा मृ धातु कित प्रत्यय, सो का की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा और ता शेष बचेगा, आप बनाओगे मृत, और पुल्लिंग में बनाओगे आप मृतः, स्त्रीवाची में बनाओगे मृता और नपुंसक लिंग में बनेगा मृतम। आप ऐसे इसको रूप बनाओगे, बनाओगे कि नहीं, तो ऐसे ही हमारी ये तीनों लिंगों में ये भी बनेंगे। जैसे गतः, गतः में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, गम धन कित प्रत्यय बनेगा, देखो गम धन कित, गम से गत बन जाएगा, देखें गम धातु है और कित प्रत्यय है और विसर्ग बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां देखो गम से कित प्रत्यय में का की संज्ञा हो जाएगी, ता आ जाएगा, जुड़ेगा गत, तो विसर्ग लगेगा गतः, फिर बनेगा गता और फिर बनेगा गतम, बनेगा कि नहीं बनेगा गतम। तो यहां पर भी हमारा ऐसे बन जाएगा। उक्ता में भी वच धातु रहेगी, देखें वच धातु और कित प्रत्यय से यहां पर धातु का संप्रसारण होगा, देखें वच धातु है और कित प्रत्यय, ठीक। अब यहां पर देखेंगे वच धातु में इंग यणः संप्रसारणम, इंग यणः संप्रसारणम, प्रसारणम, ये हमारा सूत्र है इंग यणः संप्रसारणम। इस सूत्र से यहां पर धातु का हमारा क्या हो जाता है, संप्रसारण, वा के स्थान पर उ हो जाता है और बन जाता है उच्च, और कित प्रत्यय में से ता शेष रहता है और चा के स्थान पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, का हो जाएगा चोहकू से, तो यहां उक बन जाएगा, उक प्लस ता हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो उक्त, क्या बनेगा उक्त,
और पुल्लिंग में बनेगा उक्ता, स्त्रीवाची में बनेगा उक्ता और नपुंसक लिंग में बनेगा उक्तम। क्या बनेगा? उक्तम। ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है पठिता। क्या दिया है? सॉरी, पठिता के पहले कृता। कृता में भी क्री धातु कित प्रत्यय। बिल्कुल जैसे आपने गता बना है, जैसे आपने मृता बनाया है, वैसे ही आप बनाएंगे कृता। क्री धातु और कित प्रत्यय, इसमें का की संज्ञा हो जाएगी, बनेगा आपका कृत, ता जुड़ जाएगा। कृत, पुल्लिंग में कृता, स्त्रीवाची में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है हमारा पठिता। पठ धातु और कित प्रत्यय से इसमें इट का आगम हो जाएगा, दोनों में होगा इट का आगम, पठिता और चलिता। ठीक, अब आपको एक बताऊंगा, एक आपको देना पड़ेगा, एक आप बनाएंगे। पठ प्लस कित, यहां पर देखें पठ धातु रहेगी और कित प्रत्यय में आपका ता शेष रहेगा और इट का आगम होगा। पठ प्लस इट प्लस ता, ता की संज्ञा और लोप हो जाएगा और बनेगा आपका क्या? पठ प्लस ई प्लस ता। इसको जब जोड़ेंगे तो ई की मात्रा इस पर लग जाएगी और बनेगा पठित। पठित विसर्ग लगेगा तो पठिता, और विसर्ग नहीं लगेगा, आ लगेगा तो स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा और तम लग जाएगा, मा लग जाएगा तो नपुंसक लिंग में पठितम। पठिता पठिता पठितम, पठितः पठिता पठितम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके बाद दिया हुआ है हमारा चलिता। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है चलिता। चल धातु रहेगी कित प्रत्यय, कैसे आपसे बनेगा आपको बताना है, ठीक है ना। फिर तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन आपको भी बताना है कैसे बनेगा। सेम बिल्कुल पठिता के समान कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। चल धातु और कित प्रत्यय, ठीक, चल धातु ता शेष रहेगा, चल धातु इट का आगम होगा, इट का आगम होगा, टा की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा और ई की मात्रा किस पर लगेगी? ला पर, और ता आपका जुड़ेगा। चलित, पुल्लिंग में बनेगा चलिता, स्त्रीवाची में बनेगा चलिता और नपुंसक लिंग में बनेगा चलितम। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलितम। ठीक, चलिए ये हमारे क्या हो गए हैं? प्रकृति और प्रत्यय को हम लोगों ने इसमें से क्या कर लिया है? अलग कर लिया है। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करने के बाद बस क्लास यहीं तक है। 4 ही प्रश्न थे इसमें, मैं सोच रहा था और अभी एक है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने मौखिक अभ्यास को अच्छे से कर लिया है। कहीं पर भी कोई आपको समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आपको जरूर बताना है, ठीक है ना। और चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कहीं से भी हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब आप सीधा समझ रहे हैं कि 100% निःशुल्क, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको संपूर्ण सब्जेक्ट के, चाहे वो आप 7th क्लास के हो, चाहे 6th के हो, चाहे आप 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के, 12th के हो, संपूर्ण क्लास आपको सभी विषयों के साथ में यहां पर दी जाती हैं, वो भी फ्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सारी क्लासेस दी जा रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, कहीं से सब क्लासेस आपको मिलेंगी। बस आपका चयन आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब बस एक चयन, लिखेंगे मैग्नेट ब्रिंच, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम पर पहुंचेंगे, लिखेंगे मैग्नेट ब्रिंच हिंदी मीडियम, तो आप पहुंचेंगे कहां पर? हिंदी मीडियम पर। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग टेंशन ले रहे हैं आपके लिए। बस आपको पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है और ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना, फ्री माइंड होकर के बिल्कुल भी निसंकोच, दिन हो या रात हो, कभी भी, एंड आप कोई भी समय कहीं भी हो, खेत में बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, घर में हो कोई दिक्कत नहीं, बाहर हो रोड पे कोई दिक्कत नहीं। बस अगर आपने सोच लिया कि पढ़ना है तो पढ़ना है। बस मैग्नेट ब्रिंच परिवार को आपको सर्च करना है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन आपको वहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे बस एक और बात कहना चाहता हूं कि परीक्षा हमारी नजदीक है। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को मैं जरूर कहूंगा कि 15 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। तो आप लोगों को बहुत तीव्र गति से और अच्छे से तैयारी करना है,
ज़्यादा समय नहीं है, इस समय का पता नहीं चलेगा कि आप कितने जल्दी इसको निकल जाएंगे। तो इसीलिए अभी से आपको तैयारी और रणनीति के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको शुरू से ही यही चीज़ें बता रहा हूँ। उसके लिए करना क्या है, आप बढ़िया से क्लास को पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ यहाँ पर बने रहिएगा। और उसके लिए एक उचित आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की ओर से क्लास 7 से लेकर के 12 तक के संपूर्ण सब्जेक्ट के संपूर्ण विषयों के और बेहतर तरीके से शिक्षकों के द्वारा निर्मित ऐसे नोट्स तैयार किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में होंगे आपके अंकों के लिए सहायक, अच्छे अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हाथ अपनी उंगली फिंगर चलानी है। वो कहां पर, नीचे जैसे ही जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स आपको मिलेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। जल्द कीजिए, बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, अभी जो हमारे प्रिय बंधु अगर इस चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, अपने भाई बंधु सगे मित्र यार सबको शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।